इसका एक नर्व यहाँ तक है, दूसरा फिर यहाँ से अटैच होगा, इसकी हेड और इसकी टेल अटैच होगी, फिर इसकी हेड और इसकी टेल अटैच होगी। इस तरीके से क्या होता है बच्चों, ये मेरी पूरी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर है आप लोग? जर्मनी के अंडर में आ गया था। जर्मनी यहाँ पे कि जो हार गई थी जर्मनी, उसको पूरे के पूरे वॉर एक्सपेंसेस, पूरा का पूरा लोन, एवरीथिंग हैज टू बी पेनलाइज्ड। और 5 years hence, a man's age will be 3 times the age of his son. 5 years ago, the man was 7 times as old as his son. Find their present ages. उनके present ages find करिए। मेरा पैशन है पढ़ाना, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मुझे एक अच्छा टीचर बनना है। तो उस अच्छे टीचर, दो फोर्सेस देख रहे हैं, दोज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये दोनों अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ्रेंड एंड गाइड कृष्णा त्रिपाठी, और आप सबकी डिमांड से आपके सामने आज जो वीडियो आ रहा है, ये है वीडियो 1 शॉर्ट वीडियो, और जिसमें हम लोग फिजिक्स क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर मोशन कंप्लीट करने वाले हैं विद इन 1 आवर। आप लोगों ने मोशन की सीरीज तो देखी होगी जिसमें कि 6 to 7 वीडियोस हैं, तो हमने उसको बहुत ही ब्रीफली डिस्कस किया है। आप सभी को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए होंगे, अगर आप चाहें तो पार्ट वाइज उसको देख सकते हैं। अदरवाइज ये वीडियो आप सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जब मन है तब देख सकते हैं, राइट। चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग मोशन। क्या शुरू करते हैं भाई? मोशन शुरू करते हैं, है ना। चलो, व्हाट इज मोशन? तो ऐसा कहा जाता है कि जब लाइक आप मुझे देख रहे हैं, मैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन मूव हो रहा हूँ, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन मूव हो रहा हूँ, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करता है स्टूडेंट, लाइक यहाँ पर कोई एक बॉक्स रखा हुआ है ए, और इस बॉक्स के बगल में मैं खड़ा हूँ, ओके, और मैं अपनी पोजीशन पहले मैं ए में था, अब मैं मूव करके बी में आ गया, अब मैं इस पोजीशन पर आ गया स्टूडेंट, राइट। फिर मैं मूव करके सी पोजीशन पर आ गया, ओके, देखो हंसता हुआ चेहरा मैंने बनाया हुआ है, ओके। तो जरा देखो, इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मैंने देखो 3 बार पोजीशन अपनी चेंज करी, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ए मोशन में, कौन मोशन में है? ये जो भाई साहब है ना, मी, ये मोशन में। आई बात समझ में? अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्टेशनरी बॉडी के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किसमें है? मोशन में है। अब मोशन तो समझ में आ गया, अब बात करते हैं रेस्ट की। किसकी बात करते हैं? रेस्ट की। तो कहते नहीं चलो रेस्ट कर लेते हैं, तो रेस्ट का मतलब क्या? थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, रुक जाते हैं, है ना, आराम कर लेते हैं। तो कोई स्टेशनरी जो ऑब्जेक्ट होता है तो हम ये कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है? रेस्ट में है। लाइक जो बॉक्स ए था वो कैसा है? स्टेशनरी है, रुका हुआ है एक जगह, तो मैं ये कह सकता हूं कि दैट बॉक्स इज इन रेस्ट। ठीक है, चलो बच्चे लोग, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब जो अगले टर्म है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है, और उन्हें सीखने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग से पढ़ना पड़ेगा। रीजन ये है कि जो नया पैटर्न है उसमें सब केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और केस बेस्ड में आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। चलो देखते हैं। अब जो अगला टर्म है हमारा वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। चलो देखो भाई, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस होती है एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ। सपोज दैट मैं ए पोजीशन से चलता हूं और बी पोजीशन में पहुंच गया, तो मैंने एक तरह से ये लेंथ ही तो कवर करी, लेंथ कवर करी कि नहीं कवर करी? तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। कोई ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल लेंथ कवर करता है उसे हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। सपोज दैट मैंने ये लेंथ कवर करी 3 मीटर्स, तो मेरी डिस्टेंस कवर्ड कितनी हो गई? 3 मीटर। सपोज दैट मैंने ये 5 किलोमीटर्स कवर करा, तो मेरी डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो गई? 5 किलोमीटर इज माई डिस्टेंस ट्रेवल। ओके, चलो बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? आई होप आप लोग अब तक जान चुके होंगे डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट इज अ लाइक शॉर्टकट, शॉर्ट वे बोल सकते हैं हम लोग। अगर हमारे पास कोई छोटा रास्ता है तो उसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट या शॉर्टकट, राइट। चलो समझते हैं अब इस लॉजिक को, क्यों शॉर्टकट कहते हैं। सपोज मेरा घर यहाँ ए पोजीशन पर बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये बी पोजीशन पर मेरे दोस्त का घर है, बी पोजीशन पर मेरे दोस्त का घर है, ठीक है। एक और दोस्त है जो मेरे साथ का है, उसका घर क्या है? सी पोजीशन पर है। कहाँ है घर? सी पोजीशन पर घर है उसका, ठीक। और रास्ता कुछ यूं बना हुआ है, कैसे बना हुआ है? कुछ इस तरह से रास्ता है एक दोस्त से दूसरे दोस्त के घर जाने का, ठीक है बच्चे लोग। तो अगर ए को सी के पास आना है तो ये ट्रेवल करके वो सी के पास पहुंचेगा, तो क्या है? ये डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, उसकी एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल, क्योंकि ये एक्चुअल लेंथ है। अब बी थोड़ा सा ओवर स्मार्ट था, उसने क्या है कि वो उसने एक ये रास्ता देख रखा था
जो जिससे लोग कभी कभी निकल आते थे जब कभी इसमें ट्रैफिक होता था, है ना। आप शहरों में देखते होंगे क्या होता है कि जब ट्रैफिक होता है तो लोग गलियां गलियां निकलते हैं ना, शॉर्टकट लेते हैं, तो दैट इज शॉर्टकट। अब देखो, तो ये जो BC तक पहुंचा तो ये क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब देखो कितना स्मार्ट है वो, ये डिस्टेंस ट्रेवल करने के बजाय ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो ये एक तरह से शॉर्टकट हुआ ना C पहुंचने का, तो इसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए, अगर किसी का एग्जाम है तो ये वीडियो पूरा देख के जाएगा, ये वीडियो देख के जाओ और पूरा साइंस में 80 आउट ऑफ 80 कराओ। देखो कितना बढ़िया राइमिंग मैंने मैच कराया, थोड़ा सा ध्यान देने लायक है। चलो आगे चलते हैं अगले टर्म पर। अब फिजिकल क्वांटिटीज एक टर्म आता है, लेकिन उसके पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे, फिर वो क्वेश्चन के बाद आगे चलेंगे। चलो भाई, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया। अब डिस्टेंस क्या जीरो हो सकती है, तो डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, कभी नहीं होती। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जिसको हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं, ये जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसी कंडीशन में, सपोज दैट ये एक स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब ये वाला स्क्वायर रूट नहीं, एक रास्ता है, A से चलता हूं मैं, फिर वापस से A में वापस आ जाता हूं। तो अब यहां पर मैं यहां से चला, यहीं पर वापस आ गया, तो मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या चली, जीरो। क्यों, मैं यहां से गया, यहीं पर आ गया। सपोज दैट मैं यहां चलता हूं, यहां चलता हूं, यहां चलता हूं, यहां चलता हूं, A से चला था मैं, B में पहुंच गया, तो अब मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये होगा A to B। बट मैं यहां से चल के यहां वापस आ गया, तो अब डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हो गया, अब मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। तो यस, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं भाई। ठीक है, आपकी NCERT का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सपोज कि एक ये हमारे पास बॉक्स है, बॉक्स नहीं, ये मान लो एक स्क्वायर फील्ड है, और इसकी जो लेंथ है तो कितनी है, 10 मीटर है साइड की। ठीक है, अब एक आदमी A से चलना शुरू करता है, A से चलना शुरू करता है, और वो 40 सेकेंड्स में पूरे चक्कर लगा लेता है। 40 सेकेंड में क्या कर लेता है, पूरा चक्कर लगा लेता है इस पूरी फील्ड में। ठीक है, तो अब ये बताओ कि 2 मिनट 20 सेकेंड बाद उसका डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। NCERT का है कि अ फार्मर ट्रेवल थ्रू अ फील्ड, स्क्वायर फील्ड, साइड 10 मीटर और 10 मीटर से चलता है, तो क्या करता है वो 2 मिनट 20 सेकेंड बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, जबकि वो एक राउंड कितने में लगा लेता है, 40 सेकेंड में लगा लेता है। 1 राउंड कितने में लगा लेता है, 40 सेकेंड में लगा लेता है। चलो अब इसका आंसर आप लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि पढ़ तो रखा ही है आपने। चलो देखते हैं भाई। भाई ये 1 राउंड 40 सेकेंड में लगाता है ना। इसका जो राउंड होगा वो उसके पेरीमीटर से चलेगा ना, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इसका क्या हो गया, 4a, मतलब कि कितना, 40 हो गया पेरीमीटर। ओके, तो पेरीमीटर हो गया 40 मीटर, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, 40 मीटर हो गया। ठीक, अब इसके पास कितना था, 40 मीटर कवर करने के लिए 40 सेकेंड्स थे, तो ये 1 सेकेंड में कितना चला होगा, 1 सेकेंड में चला होगा 40/40, मतलब 1 मीटर चला होगा। 1 सेकेंड में कितना चला, 1 मीटर चला। ओके, अब टोटल सेकेंड काउंट कर लो, तो 2 मिनट में कितने सेकेंड, 120 सेकेंड, और 20 ये तो कितना हो गया, 140 सेकेंड। कितना हो गया, 140 सेकेंड हो गया ना। अब 1 मीटर में कितना चलता है, 1 सेकेंड में 1 मीटर, तो 140 सेकेंड में कितना चलेगा, 140 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ गया, 140 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट की बात सोचो जरा, 140 चला, राइट, तो हम इसके नंबर ऑफ राउंड निकाल लें, कितना राउंड लगा पाएगा, राउंड निकाल लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि यस, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, जहां पर राउंड रुकेगा वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। शॉर्टकट निकालना है ना, तो जरा देखो, 40 मीटर का एक राउंड है, 10 10 10 10, 40 मीटर का एक राउंड है, और ये 140 मीटर टोटल चलता है। तो इसको 40 से अगर डिवाइड करा दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। मतलब उसने 3 राउंड तो पूरे कंप्लीट किए, 3 राउंड पूरे कंप्लीट किए, और हाफ राउंड उसने एक और कंप्लीट किया। इट मीन दैट वो A से चला, फिर वापस A में आया 1, A से चला फिर वापस A में आया 2, फिर A से चला वापस फिर A में आ गया 3, एंड फिर A से चला, और ये हाफ राउंड, यही तो हुआ हाफ राउंड, यही तो हाफ राउंड हुआ प्यारे बच्चे लोग, है ना। चलो भाई, तो अब डिस्प्लेसमेंट उसका कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा उसका, इस पोजीशन से ये पोजीशन, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो देखो अगर देखा जाए तो एक ट्रायंगल बन रहा है, अगर ये ट्रायंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और क्लास 9th में पाइथागोरस थ्योरम क्या पढ़ी थी हम लोगों ने, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
तो जब इसको आप फाइंड करेंगे, चलो मैं इधर देख लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, हाइपो का स्क्वायर, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, बेस का स्क्वायर, तो बेस कितना था 10 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये भी 10 का स्क्वायर है ना, कितना हो गया ये 100 ये हो गया, प्लस 100 ये हो गया, 200 हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 200 है ना, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू √200, ये कितना आ जाएगा 10√2। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा इस किसान का, इस फार्मर का, जो कि इस स्क्वायर फील्ड में चल रहा है, तो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 10√2। क्लियर है बच्चे लोग, नहीं क्लियर है? चलो आई होप क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लियर है? मैं रेस कर रहा हूं। जिन बच्चों ने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियोस मोशन की नहीं देखी तो वो देख लेंगे, अगर कोई भी डाउट हो रहा है, क्योंकि उसमें हमने बहुत बेसिकली स्टार्ट किया है 0 to हीरो टाइप, राइट, और इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं, एक तरह से ये समझो क्विक रिवीजन कर रहे हैं। वैसे मैं लेके चल रहा हूँ सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ छूटेगा नहीं, परेशान मत होना। जो बच्चे नए हैं तो उनके लिए भी बिल्कुल आसान होगा, क्योंकि एकदम हम लोग 0 से शुरू कर रहे हैं। 0 दिख रहा है इतना बड़ा, चलो ये 0 नहीं है, ये सर्कल है, इसकी रेडियस है r, इसकी रेडियस क्या है r। अब अगर मैं पूछूं कि भाई अगर इसका जो ये यहां से चलना शुरू करता हूं a से, और फिर मैं वापस a में आ गया, क्या क्वेश्चन है, a से कोई व्यक्ति चलना शुरू करता है, एथलीट दौड़ना शुरू करता है, वापस a में आ जाता है फिनिश लाइन में, तो ये बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस कितना होगा भाई साहब जरा ये बताइए, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्टेंस कवर क्या होगा, डिस्टेंस इसका सरकमफ्रेंस ही तो कवर करेगा, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना हो गया 2πr, ये हो गया डिस्टेंस लेवल। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा तो 0, मैंने अभी आपको बताया डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, क्योंकि वो वही सेम पोजीशन पर आ गया। इतनी बात समझ में है कि नहीं है? अब इसमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे तो आप उसको वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब सपोज दैट कहता है वो a से चला और चलते चलते b में आ गया, जो कि हाफ ऑफ द सर्कल है। एक ऑब्जेक्ट है जो एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करना शुरू करता है और वो हाफ ऑफ द पाथ कवर कर लेता है। हाफ ऑफ द पाथ मतलब हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस कवर कर लेता है। तो अब बताओ डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर कोई वैल्यू है तो वेरी गुड, कोई वैल्यू नहीं है तो चला समझ लेते हैं। इस केस में s और स्मॉल s जरा देख लो, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा 2πr था जब पूरा सर्कमफ्रेंस चल रहा था, अब हाफ चल रहा है तो बाई 2 हो जाएगा, तो कितना आ गया πr आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो a to b यही तो होगा डिस्प्लेसमेंट। अगर ये r है तो ये भी r होगी, दोनों रेडियस है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, r + r 2r, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r। अब यहीं पर कोई वैल्यू रखी होती सपोज दैट 7, तो हमें 7 रखना पड़ता, अगर यहाँ पर 7 रखना पड़ता, तो इस हिसाब से सॉल्व कर लेते। ठीक है बच्चे लोग, कॉन्सेप्ट है ये। मैं आपको ये जो वीडियो दे रहा हूँ केवल कॉन्सेप्ट का दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल बहुत कम कराऊंगा। न्यूमेरिकल ऑलरेडी मैंने बहुत सारे कराए हैं, आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं मोशन के। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आई होप आ गया होगा। अब सपोज दैट यहाँ रेक्टेंगल होता, स्क्वायर होता, ट्राइंगल होता, तो सब सर्कमफ्रेंस पे वर्क करता, क्योंकि कोई अंदर अंदर तो दौड़ेगा नहीं, है ना। चलो हाँ, ये हो सकता है कि एक ट्राइंगल बना दे और बोल दे कि चलो एक ऑब्जेक्ट ए है जो चलना शुरू करता है बी से, तो यहाँ आएगा। मान लो चलना शुरू करता है बी से, मीडियन बना दे यहाँ पर बी में, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो सीधी सी बात है कि हमें देखना है कि सर्कमफ्रेंस कितना है, ये सर्कमफ्रेंस निकल आएगी। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ये शॉर्टकट निकाल लेंगे, ठीक है, इसकी हेल्प से। ओके चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज पे। तो फिजिक्स में हम लोगों को 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ाई जाती हैं, दैट आर स्केलर एंड वेक्टर। क्या पढ़ाई जाती हैं? स्केलर क्वांटिटी पढ़ाई जाती हैं और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ाई जाती है। स्केलर एंड वेक्टर पढ़ाई जाती हैं। अब जरा देखो क्या होता है स्केलर एंड वेक्टर। फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटी है इन्हीं 2 के अंदर आती है, राइट। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड दिया होता है। क्या दिया होता है? मैग्नीट्यूड। अब ये सब पढ़ाते हैं, जरा समझो मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये नहीं कोई पढ़ाता, जरा समझ लो। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू। कैसी? न्यूमेरिक वैल्यू, लाइक 5, 10, 6, 1, 2, 3, 1 to 100, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकता है। जैसे डिस्टेंस में हम लोग क्या पढ़ के आए, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कैसी हो गई? स्केलर क्वांटिटी हो गई। अब आपके माइंड में आएगा कि क्या सर मैग्नीट्यूड के अलावा भी कोई चीज होती है, क्योंकि आपने कहा कि ओनली मैग्नीट्यूड है दैट इज स्केलर, तो मैग्नीट्यूड के अलावा भी एक चीज होती है, यस, दैट इज डायरेक्शन। तो जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन आपको दिख जाए, ठीक है, जिसमें डायरेक्शन जरूरी है, ठीक है, जिसकी वजह से डायरेक्शन की वजह से कुछ हो ही नहीं पाएगा, या जिसमें डायरेक्शन हमें
निकालनी पड़े, ये डायरेक्शन पता करना पड़े, तो वो किस में आती है? वेक्टर क्वांटिटी में आती है। मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं, जो स्केलर क्वांटिटी होती है ना स्टूडेंट, वो क्या होती है? जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, राइट। और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिनमें मैग्नीट्यूड मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो होगी एज वेल एज डायरेक्शन होता है, ठीक है। चलो ये स्केलर वेक्टर आपको समझ में आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, क्योंकि शॉर्टकट बिना डायरेक्शन के कैसे आप दौड़ जाओगे शॉर्टकट, ये बताओ, है ना। तो ये हो गया हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, बहुत सिंपल है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस सेशन, जो हम लोगों ने मोशन के 1 by 1 क्लासेस लिए हुए हैं, बट वन शॉट वीडियो, तो आप लोग बेसिक से भी पढ़ रहे हैं, तो मैं सारी चीजें आपको लेके चल रहा हूँ। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारे पास यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप स्टूडेंट ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। चलो भाई, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? मोशन है, अब इसमें एक यूनिफॉर्म लग जाता है और एक लग जाता है नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। चलो देखो भाई क्या होता है। तो यूनिफॉर्म का मतलब हो गया, जरा समझो, सपोज दैट मैं ए प्लेस से कहां जाता हूं? बी प्लेस में जाता हूं, ठीक है। बी प्लेस से कहां जाता हूं? सी प्लेस में जाता हूं। अब मैं ए से बी गया तो मैंने 2 किलोमीटर कवर किए, फिर मैं बी से गया तो फिर मैंने 2 किलोमीटर कवर किए, ठीक। अब ये मैं ए से जब बी गया तो ये 2 किलोमीटर में 1 आवर में कवर करता हूं, और फिर जब मैं बी से सी गया तो मैंने क्या किया? फिर मैंने 1 आवर में कवर किया, ठीक। तो ये जो मेरी मोशन होगा, ये जो मेरा मोशन है, ठीक, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। दैट इज ओके। फिर से समझ लीजिए, इसको अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसे कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, चलो अब जरा नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म इज वाइस वर्सा, राइट। कैसे वाइस वर्सा? सपोज दैट किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट में गया मैं, और बी से मैं कहां गया? सी पॉइंट में गया। अब मैं ये 2 किलोमीटर करता हूं, ये 2 किलोमीटर करता हूं ट्रेवल, है ना, लेकिन ये 1 आवर में करता हूं, ये 2 आवर में करता हूं। अब जरा देखो, इक्वल डिस्टेंस तो ट्रेवल कर रहा हूं, बट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब मेरा जो टाइम इंटरवल है वो इक्वल नहीं है। तो इस वजह से जो मेरा मोशन होगा वो कैसा हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो गया। चलो थोड़े से ग्राफ की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके लिए ग्राफ बिल्कुल नया है। अगर आप लोगों ने बिल्कुल सेशंस नहीं देखे हैं तो ग्राफ की जरा बात कर लेते हैं। मैं एक तरफ यूनिफॉर्म बनाऊंगा, एक तरफ नॉन यूनिफॉर्म बनाऊंगा। जो यूनिफॉर्म मोशन है उसका जो ग्राफ बनता है बच्चे लोग, कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। इधर रहता है डिस्टेंस और वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस में क्या रहता है हमारे पास? टाइम। ऑलवेज एक्स एक्सिस स्टैंड फॉर टाइम। अब ये स्ट्रेट लाइन बनता है, और ये कैसा बनता है? ये बनता है कर्व। ये कैसा बनता है? कर्व बनता है स्टूडेंट। अब जरा समझ लो कि ऐसा क्यों होता है। सपोज ये मेरे पास ग्राफ है, अब मैं 2 घंटे में 2 किलोमीटर चला, फिर अगले 2 घंटे में मैं 4 चल गया, फिर अगले 2 घंटे में कितना चल गया? मैं 6 चल गया। तो देखो यूनिफॉर्म स्पीड, 2 घंटे में कितना चला? 2, फिर 4 में कितना चला? फिर 2, फिर 6 में कितना चला? फिर 2। इक्वल है ना, हर 2 घंटे में बढ़ रहा हूँ ना, तो ये इक्वल है। तो इसलिए इक्वल की वजह से जो इसका ग्राफ पेपर में ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? ऑलवेज स्ट्रेट बनता है। बट इसमें क्या होता है? ये इक्वल नहीं रहता, तो ये ऊपर नीचे होता है, कर्व रहता है, जिगजैग रहता है। दैट्स व्हाई जो इसका ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? कर्व बनता है, राइट। चलो, तो आई होप आपको यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ समझ में आ गए होंगे। अगर स्टूडेंट आपको थोड़ा सा भी सेशन में कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। उसको हम लोग खत्म करेंगे, आपको समझाएंगे। और हाँ, जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, बेसिक एकदम सीख रहे हैं, तो उनके लिए भी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बस, लेकिन थोड़ा सा बने रहना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है एक क्वेश्चन से टॉपिक है, बट उसके पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। क्या होता है भाई? बहुत सुना होगा आप लोगों ने स्पीड के बारे में, है ना। चलो देखते हैं, तो स्पीड क्या होती है? कोई बताएगा मुझे? चलो स्पीड क्या होती है, चलो देख लेते हैं। स्पीड है जो, स्पीड की पहले बात करेंगे। स्पीड क्या है? स्पीड है जो एक्चुअल लेंथ कवर करता हूं किसी पर्टिकुलर टाइम में। लाइक मैं किसी एक, मान लो मैं यहां पर खड़ा हूं और यहां से मैं चलते हुए यहां पर आ गया और यहां पर मैं रुक गया, राइट। तो मैं उस पोजीशन से इस पोजीशन तक आया, तो जो मेरी स्पीड होगी कैसे मेजर होगी?
जो मैंने ये डिस्टेंस कवर करी, लेंथ कवर करा, और जितना मैंने पर्टिकुलर टाइम कवर किया, तो वो मेरी स्पीड होगी। भाई सीधी सी बात है, कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाएगा तो कुछ ना कुछ तो वो डिस्टेंस कवर करेगा या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, राइट, और कुछ ना कुछ पर्टिकुलर उसका टाइम होगा उसको कवर करने के लिए। तो हम इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड निकाल सकते हैं, ओके। और बेसिक क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास 8 में, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। चलो जरा एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। तो एसआई यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस मीटर और टाइम का सेकंड। तो एसआई यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आर भी हो सकता है, ठीक है। चलो एक चीज और बात कर लेते हैं। स्पीड का एक भाई होता है, कौन? एवरेज स्पीड। क्या होता है? एवरेज स्पीड। अब ये आपने क्लास 8 में किसमें पढ़ा होगा? मैथ्स में पढ़ा होगा एवरेज स्पीड। एवरेज निकालना क्या होता है? हम करते हैं सम ऑफ एलिमेंट, जितने हमारे पास एलिमेंट है सम करते हैं, और अपॉन में नंबर ऑफ नंबर करते हैं, तो हमें क्या निकल के आ जाता है? एवरेज निकल के आ जाता है ना। एवरेज का मतलब बीच का। मान लो मेरे पास 50 रुपीज है, आपके पास 60 रुपीज है, तो एवरेज मनी कितनी है हम दोनों को मिला करके? तो 55 रुपीज ईच के खाते में आएगी। जिससे ज्यादा है उससे ले लो, जिसका कम है उसको बढ़ा दो, वो एवरेज हो जाता है। चलो ठीक है। तो एवरेज स्पीड फिजिक्स में जो होता है वो क्या होता है? वो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम। लाइक मैं किसी ए पोजीशन से बी पोजीशन में गया, ठीक है, फिर बी पोजीशन से मैं कहां गया? सी पोजीशन में गया। अब मेरी जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो कितनी है? वो 2 किलोमीटर्स है, और ये 3 किलोमीटर्स है, और ये मैंने 2 आवर्स में कवर किया, ये 1 आवर में कवर किया, ओके। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस मैंने कितनी कवर करी? 3 to 5 आवर, और टोटल टाइम टेकन कितना हो गया? 3 आवर। तो ये जो कैलकुलेट करके पॉइंट में आंसर आएगा, ये मेरी एवरेज स्पीड होगी स्टूडेंट। थोड़ा बहुत समझ में आ गया क्या होती है एवरेज स्पीड? ओके। इसकी एसआई यूनिट किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, जिसमें वैल्यू दी हो, जैसे किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है ये सब, है ना। तो जो इसमें जो आंसर आएगा किसमें आएगा? किलोमीटर पर आवर में दिया जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? चलो थोड़ा आगे चलते हैं। स्पीड क्लियर हो गई ना, एसआई यूनिट क्लियर हो गई। अब वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी एंड स्पीड में कोई ज्यादा फर्क नहीं है स्टूडेंट, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप देखें कई जगह वेलोसिटी और स्पीड एक जैसे यूज होते हैं। तो वेलोसिटी की चलो बात कर लेते हैं, क्या होता है वेलोसिटी? वेलोसिटी होता है एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब इसमें डिस्टेंस था, इसमें डिस्प्लेसमेंट है, बस यही फर्क है, और यही फर्क इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर डिस्प्लेसमेंट है तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई, और ये कैसी हो गई? स्केलर क्वांटिटी हो गई। पहला तो डिफरेंस ये हो गया, राइट। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। देखो, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम, वेलोसिटी, ओके। पहला डिफरेंस क्या आता है एग्जाम में, कभी पूछ लेता है स्पीड और वेलोसिटी में। तो पहली चीज तो ये स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, ठीक है। सपोज दैट ये मान लीजिए मैं सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हूं, आगे अभी टॉपिक है, मैं ए पार्ट से मूव करना शुरू करता हूं, तो पहले मैं इधर मूव कर रहा था, अब मैं इधर मूव कर रहा था, अब मैं इधर मूव कर रहा था। तो क्या ये स्पीड है? क्या ये स्पीड है? क्या ये वेलोसिटी है? तो स्पीड तो नहीं है, ये क्या है? वेलोसिटी है, क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, और देखो इसमें बार बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो दैट्स व्हाई ये क्या है? वेलोसिटी है। वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम लोग लेते हैं। तो वेलोसिटी की अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। और इसका जो एसआई यूनिट होगा सेम होता है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी तो लेंथ ही है ना बच्चा लोग। आई बात समझ में? ठीक है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो थोड़ा सा आगे चलेंगे। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए एक बार में, ठीक है। बस 2 मिनट का टाइम चाहिए मुझे, ओके, राइट। अब इसमें जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। तो पहला तो आपको पता चल गया कि दैट इज स्केलर एंड वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। दूसरा डिफरेंस कुछ कोई बता सकता है? ये डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, ठीक है। ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो स्पीड और वेलोसिटी में होते हैं। आई होप आप लोग सेशन एंजॉय कर रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं आज आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट टू द पॉइंट बातें कर रहा हूं। और सेकंड थिंग की बहुत फास्ट चल रहा हूं, ताकि आपको बहुत कम समय में पूरे चैप्टर का नॉलेज हो जाए और आप अपने एग्जाम में अच्छा क्वालिफाई करें, अच्छा मार्क्स लेके आए, ठीक है। चलो बात करते हैं अब आगे थोड़ा सा। वेलोसिटी 2 तरह की होती है स्टूडेंट। कितने तरह की होती है? 2 तरह की। एक तो पहले तो एवरेज वेलोसिटी ही होती है, और फिर होती है इनिशियल और फाइनल। जरा बात कर लेते हैं। जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी होती है 2 तरह की, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी।
इनिशियल को हम यू से डिनोट करते हैं और फाइनल को वी से करते हैं। सपोज दैट कि कोई एक ट्रक खड़ा हुआ है, ये ट्रक है, क्या है, खड़ा हुआ है, तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगा, 0, फाइनल तो कुछ होगा नहीं। बट अगर ये चलते चलते बी पोजीशन में पहुंच जाता है, फिर आगे चलता ही रहता है, तो ये जो उसकी वेलोसिटी होगी, जहां तक हमें पता है कि बी पोजीशन में पहुंच जाता है, तो वो उसकी कैसी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, और उसे हम लोग वी से डिनोट करेंगे। ठीक है बच्चे लोग, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी इनिशियल ऑलवेज कैसी होती है, u 0 होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जाकर रुक जाता है, कहीं रेस्ट में आ जाता है एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि अभी न्यूमेरिकल्स में इसकी जरूरत पड़ेगी। चलो अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, किसका, स्पीड टाइम डिस्टेंस का, ये सब न्यूमेरिकल करते हैं। चलो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर। देखो एक 90 किलोमीटर का ट्रैक है, कितने किलोमीटर का है, 90 किलोमीटर का ट्रैक है, ध्यान दीजिएगा, ये 90 किलोमीटर का है। अब कहता है कि जो पहला 30 किलोमीटर है, ये पहला 30 किलोमीटर, ओके, फर्स्ट 30 किलोमीटर है, वो किस स्पीड से चलती है, 30 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलती है। ठीक है बच्चे लोग, फिर इसके बाद क्या कहती है, कहता है कि हाउ फास्ट मस्ट ट्रेन ट्रेवल नेक्स्ट 90 किलोमीटर सो एज एवरेज 60 किलोमीटर। कहता है ये सॉरी 90 किलोमीटर का नहीं है, ये 120 किलोमीटर का है। ठीक है, अब रेस्ट ऑफ कितना बचा, रेस्ट बचा हमारे पास 90 किलोमीटर, कितना बचा, 90 किलोमीटर बचा, है ना। तो कहता है कि अब वो ट्रेन जो बचा हुआ 90 किलोमीटर है वो किस स्पीड से चले कि जो उसकी एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड है वो कितनी हो जाए, 60 हो जाए, सॉरी 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए। बड़ा देखो सिंपल क्वेश्चन है, पहले समझो कि हम लोग कैसे इसको एक बार में सॉल्व कर सकते हैं। 30 किलोमीटर चला 30 की स्पीड से, राइट, अब 90 इसको चलना है तो कितनी स्पीड से चलनी पड़ेगी इसको कि 60 हो जाए, कम से कम 90 से चलना पड़ेगा। क्यों 90 से चलना पड़ेगा, क्योंकि 30 इधर आ जाएगा, बचेगा कितना, 60, तो 60 ये भी हो गया, 60 ये भी हो गया। तो देखो यही तो होता है एवरेज स्पीड। अगर मैं बात भी करूं एवरेज की तो देखो जरा कितना हो गया, 120 किलोमीटर है और दो ही स्टॉप तो हैं, एक 30 किलोमीटर वाला और रेस्ट बाकी 90 किलोमीटर वाला, तो कितना आ गया उसका कि मिनिमम उसको 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना पड़ेगा ताकि ये रेस्ट देखो 60 किलोमीटर एवरेज निकल रहा है, तो मिनिमम कितने चलना पड़ेगा, अभी 1 घंटे में 90 कवर करना पड़ेगा इसको, तभी तो ये 60 कर पाएगा, राइट। तो देखो ये शॉर्टकट से हम लोगों ने सीख लिया कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। चलो अब इसको तरीके से कैसे करेंगे ये समझ लीजिए। तो सबसे पहली चीज तो बेटा ये बताओ कि टाइम इसमें पहले क्या है, टाइम कुछ दिया है क्या, टाइम तो नहीं दिया, तो एवरेज स्पीड से निकाल लेते हैं। क्या एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है बच्चे लोग, तो एवरेज स्पीड कितनी दी हुई है 60 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितनी है 120 किलोमीटर और टोटल टाइम हमें निकालना है। तो टोटल टाइम यहां से कितना निकल के आ जाएगा, टोटल टाइम निकल के आ जाएगा 2 आवर, मतलब ये टोटल जर्नी में उसने कितना लगाया, 2 घंटे का समय लगाया स्टूडेंट, टोटल टाइम निकल के आ गया। अब चलो भाई टाइम तुम्हारे पास फिक्स हो गया, तो T1 T2 निकाल लेते हैं और 2 के इक्वल कर देंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, किन किन बच्चों को समझ में आई है फटाफट मुझे बता दीजिए कि हाँ यस सर समझ में आ गई। चलो निकालते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हमें पता है कि इसका टाइम क्या है, कैसे पता चलेगा, डिस्टेंस और स्पीड दी हुई है तो हम लोग इसका टाइम निकाल लेंगे। चलो देखते हैं। T1 क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हम पहले किसके लिए निकाल रहे हैं, फर्स्ट 30 किलोमीटर के लिए निकाल रहे हैं टाइम कितना लगा, क्योंकि टोटल टाइम पता है, इसका टाइम निकल आएगा तो इसका टाइम अपने आप हमको पता चल जाएगा। अब देखो टाइम निकल आएगा, स्पीड ये डिस्टेंस दिया तो स्पीड निकाल लेंगे। चलो देखते हैं भाई, तो T1 है, डिस्टेंस कितना है 30 और स्पीड कितनी है 30, तो देखो T1 कितना निकल के आ गया हमारे पास, 1 आवर निकल के आ गया। स्टूडेंट क्लियर है इतना, ओके। तो इसको लगता है 1 आवर, अब टोटल कितना है 2 आवर, तो इसको कितना लगेगा, इसको भी लगेगा 1 आवर लगेगा, है कि नहीं लगेगा। तो चलो अब इसकी स्पीड निकाल लेते हैं। इस दूसरे स्टेशन से जब ये चली तो इसकी स्पीड क्या रही होगी, तो फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कितनी बची थी 90 बची थी ना अब हमारे पास, और टाइम कितना 1 आवर, तो स्पीड कितना हो गया, स्पीड हो गया 90 किलोमीटर पर आवर। कुल मिला के बात समझ में आई, क्या समझ में आई,
कि इसको 60 एवरेज करने के लिए ट्रेन को इस पोजीशन से 30 के बाद 90 कवर करने के लिए किस स्पीड से चलना पड़ेगा? 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना पड़ेगा, तभी बच्चा लोग एवरेज कितना निकल के आएगा? 60 किलोमीटर पर आवर निकल के आएगा। कैसा था क्वेश्चन? आई होप। अब स्टूडेंट चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। आई होप आपको यहां तक की बातें सारी समझ में आ गई होंगी, क्लियर होंगी। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो हम लोगों ने वेलोसिटी पढ़ी। वेलोसिटी में क्या पढ़ा हम लोगों ने? वेलोसिटी एक स्पीड की जैसी ही रहती है, बस उसमें डिफरेंस क्या है? वेक्टर और स्केलर का डायरेक्शन का डिफरेंस है। सो एक्सेलरेशन इज नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और मैथमेटिकली हम उसको लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन को दैट इज ए से डिनोट करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब v माइनस यू बाई टी। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा हो। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टी। अब एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, जरा इसकी बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन जब पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब बॉडी क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। आपने स्कूटी देखी है, एक्टिवा में जब आप एक्सेलरेट करते हैं तो आपकी स्पीड क्या होती है? बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है ना। वेयर एज अगर हम लोग एक्सेलरेशन को नेगेटिव जब लेना होता है, या जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, तो वो क्या होती है? डी एक्सेलरेट होती है। क्या डी एक्सेलरेट होती है? मतलब उसमें उसकी जो स्पीड है वो क्या हो रही होती है? कम हो रही होती है। सपोज दैट मैंने अब सामने कोई अब मैं बाइक से जा रहा हूँ स्कूटी से, सामने कोई आ गया तो मुझे ब्रेक लगाना पड़ेगा, तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना, जीरो हो जाएगी ना। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डी एक्सेलरेशन बोलते हैं, और उसकी वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव होती है। अब अगर आपको एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाना है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है ना, और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा। अगर आपको डी एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाना है स्टूडेंट्स, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि ब्रेक लग रहा होता है, तो स्पीड कैसी होती है? डाउनवर्ड चली जाती है, वेलोसिटी कम होती चली जाती है टाइम के साथ साथ। आई बात समझ में? तो ये एक्सेलरेशन का ग्राफ और ये डी एक्सेलरेशन का ग्राफ। आई होप आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो ज्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। जरा देखो, अब अगर मैं बात करूं एवरेज एक्सेलरेशन की, किसकी बात करूं? एवरेज एक्सेलरेशन की। तो वो क्या होता है स्टूडेंट? एवरेज एक्सेलरेशन होता है बेटा v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1। सपोज कोई ए ऑब्जेक्ट चलता है, बी ऑब्जेक्ट में पहुंचता है, फिर बी से सी में पहुंचता है, ठीक है। तो उसको यहां से यहां तक जाने में लगा t1 है, यहां से लगा t2 और यहां लगा t, ठीक है। और ये u है, ये v1 है और ये v2 है। तो अगर हमें एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है? v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1। आई होप स्टूडेंट क्लियर होगा। अब बात करते हैं इसकी SI यूनिट की। किसकी बात करते हैं? SI यूनिट की। तो SI यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहां से आ गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? भाई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी क्या? मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड तो सेकेंड नीचे आ गया, और 1 सेकेंड ये है हमारे पास, है कि नहीं? मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से 1 मीटर पर सेकंड उठा लिया, यहाँ से 1 मीटर पर सेकंड उठा लिया। क्यों? क्योंकि इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो एक तरह से कुछ भी निकलेगा, मान लो v निकला हमारे पास, इन दोनों का डिफरेंस जो निकलेगा वो भी जो वेलोसिटी निकलेगा, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। और वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और टाइम का भी सेकंड मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बचा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर बचा। आई बात समझ में? तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा v। तो डेल्टा v का मतलब क्या? चेंजमेंट ऑफ वेलोसिटी। आई बात समझ में? ओके, तो SI यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। चलो अब हम बात करते हैं ग्राफ की बात करेंगे, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। एक्सेलरेशन का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे उसमें तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ हमें क्या करना है कि उसमें भी इंपॉर्टेंट है, हमारे 3rd चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट। जरा ग्राफ की बात कर लेते हैं। मान लो सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट ए है, ध्यान दीजिएगा, मान लो ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, ओके। अब कोई ऑब्जेक्ट नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट करता है, तो नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी, तो जीरो इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट करेगा तो ये पॉइंट उसके लिए जीरो होगा, ओरिजिन पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनिशियल वेलोसिटी जिसकी जीरो है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है वो एक्सेलरेट करना शुरू करता है, तो उसके लिए ग्राफ क्या बनेगा? उसके लिए कुछ ग्राफ बनेगा इस तरह से, जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, अगर ऑब्जेक्ट कैसा है? इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। आई बात समझ में? तो चलो सपोज दैट ये मैंने पॉइंट रेट कर लिया कि ये पॉइंट हमारे पास E है, ठीक है, और ये पॉइंट रेट कर लिया D। तो इस ग्राफ के हिसाब से अगर आपको एक्सेलरेशन बताने के लिए कह दिया जाए तो आप कैसे बताओगे?
आप बताओगे भाई हमें तो पता है एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अब इसमें वेलोसिटी में कितना फर्क आया है जरा देखो, पहले 0 था, अब कहां पहुंच गया है, कुछ इस पोजीशन में पहुंच गया है, तो यही तो हुआ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही तो हुआ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना, d to e हुआ, यही है पैरेलल, तो d to e, तो एक्सेलरेशन इस कंडीशन में हो जाएगा de और अपॉन में टाइम, तो टाइम कितना लग रहा है, सपोज दैट ये टाइम t है, ये टाइम t है, तो टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है, यहां पर मैंने लिख दिया, यहां पर मैंने लिख दिया o, इसको पॉइंट को मान लिया तो od, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर एक्सेलरेशन का करना है, ध्यान दीजिएगा मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, तो आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो उस ऑब्जेक्ट को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। अब सपोज दैट किसी ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 नहीं है, मतलब नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है एक्सेलरेशन के लिए, तो क्या होगा जरा सबको समझिए। मैं इसको इरेज कर देता हूं, दूसरा ग्राफ बना लेता हूं, तो थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको। बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत इजी है, बहुत बेसिक चीज है, मैं अभी आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट ये हमारे पास है y, ये है x, x एक्सिस ऑलवेज टेक्स टाइम, ये हो गया t, और ये हमारे पास O पॉइंट, ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B, ठीक है, ये O पॉइंट है ओरिजिन। अब नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 तो नहीं होगी, कुछ होगी, तो कुछ होगी मतलब सपोज दैट मैं मानता हूं कि ये इतनी उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, जो भी रही हो, ठीक है। अब यहां से वो क्या करता है, एक्सेलरेट करना शुरू कर देता है, तो जहां से एक्सेलरेशन शुरू होगा वहां से स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा, ये मैं आपको पीछे पढ़ा के आया हूं। तो ये ग्राफ किसके लिए बन रहा है, ये ग्राफ बन रहा है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, ओके। तो इनिशियल वेलोसिटी मान लो सपोज दैट कुछ है, हमने लेट कर लिया, ये हमने लेट कर लिया fm है, ठीक। तो अब इसके लिए एक्सेलरेशन का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बताइए। तो सपोज दैट वो यहां से कहां कितना चेंजमेंट हुआ, यहां से इतना ही चेंजमेंट हुआ वेलोसिटी में, चेंजमेंट कितना हुआ, ये चेंजमेंट हुआ, दिख रहा है ना हम लोग को, बट ये तो इनिशियल वेलोसिटी थी ना बेटा, तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब इसके पैरेलल यहां तक, ये तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी ना fm, ये उसकी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, जो कि हम लोग काउंट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो एक्सेलरेशन में हम ये चेंजमेंट नहीं लेंगे, तो एक्चुअल चेंजमेंट क्या हुआ, यहां से एक्सेलरेट हुआ ना, तो ये चेंज हुआ इतना, एक्चुअल चेंज सिर्फ इतना हुआ, राइट। आई बात समझ में। अगर मैं इसको नाम दे देता हूं P और इस पॉइंट को Q नाम दे देता हूं, तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंज इन कितना, ये हुआ और ये हुआ, है ना। तो चलो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो गई, PQ चेंजमेंट हुआ भाई, एक्चुअल तो यहां से एक्सेलरेट शुरू किया तो चेंजमेंट इतना ही तो हुआ, तो PQ अपॉन में टाइम टेकन कितना है, FQ, हमने ले लिया इसको FQ, ये टाइम टेकन हो गया। कई कई किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ है चेंज इन वेलोसिटी कितना, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी है m, मान लो सपोज दैट ये m पॉइंट है, तो m से p है, ये है फाइनल वेलोसिटी, है ना। ये हो गया हमारे पास mp माइनस क्या, mp माइनस इनिशियल कितनी है fm, और अपॉन में टाइम टेकन कितना हो गया om, ये टाइम टेकन हो गया। अब इसका डिफरेंस कितना आएगा, ये pq डिफरेंस आएगा, अपॉन में कितना आ गया, qm आ गया। कुछ इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये है एक्सेलरेशन इन विच देयर इज नॉन इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, ठीक है, नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी हम ये कह सकते हैं इस तरह से। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, एक तो ये मैडम का डॉगी, चलो आगे देखते हैं। अब आगे हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बड़ा सिंपल सा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अगर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करेंगे स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब कि वेलोसिटी यूनिफॉर्मली क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं कर रही है, पहले इंक्रीज कर रही है फिर डिक्रीज कर रही है ना, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। कितना सिंपल है, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं सीधे ग्राफ में। तो ग्राफ हमारे क्लास 9th में मैंने एक्सेलरेशन का जो ग्राफ बनाया है बताया है, इसका इंपॉर्टेंस कहां पर है, इसका इंपॉर्टेंस है इक्वेशन ऑफ मोशन में। अब हम सीधे उस टॉपिक में बढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन एक टॉपिक और पढ़ेंगे। कौन सा, देखो हमारे पास दो तरह के ग्राफ मिलते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ मिलता है और एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिलता है।
ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ ट्रेवल करेंगे, इसको स्टडी करेंगे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मेरे पास 3 ग्राफ हैं, रेस्ट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो सबसे पहले तो रेस्ट वाले की बात करते हैं। तो रेस्ट में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब क्वेश्चन कभी आ जाता है कि इफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस देन ऑब्जेक्ट इज इन। अब उसमें ऑप्शन दिया होगा यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी या रेस्ट। तो आपको लगाना है रेस्ट। यस स्टूडेंट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये डिस्टेंस होता है, ये टाइम होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो रेस्ट का ग्राफ बनता है वो कैसा बनेगा, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा। और क्यों बनता है देखो, क्योंकि देखो टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस बढ़ नहीं रही है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि ये किस में बना हुआ है, ये रेस्ट में बना हुआ है। अब यूनिफॉर्म मोशन की बात कर लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब 2 मिनट में 2 किलोमीटर, अगले 2 मिनट में मैं 4 किलोमीटर, फिर अगले 2 मिनट में मैं कितना 6 किलोमीटर। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो देखो यूनिफॉर्मली ट्रेवल कर रहा हूं ना, तो अगर मैं इसको ग्राफ पेपर में ड्रॉ करूंगा तो ये इक्वल ब्लॉक्स कट करेंगे, सेम ब्लॉक्स करेंगे, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो बनता है वो कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। अब बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, है ना। तो जरा देखो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, आपको आई होप दिखेगा, वेलोसिटी टाइम रेस कर देता हूँ। देखो नॉन यूनिफॉर्म के लिए अब डिस्टेंस भी आपको इक्वल नहीं ट्रेवल करनी है, टाइम इक्वल हो सकता है। तो कभी मैंने ये ट्रेवल किया, कभी ये ट्रेवल किया, कभी ये ट्रेवल किया, टाइम मैंने चलो इक्वल ले लिया। तो अब इसका जो ग्राफ बनेगा तो स्टूडेंट देखो टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है ना। इसका जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, टेढ़ा बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, राइट। तो ये कर्व हो गया कि नहीं हो गया। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या हो गया, ये कर्व ग्राफ बनेगा, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो ये 3 ग्राफ मस्त हैं और ये ग्राफ एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं तरह तरह से। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि डिस्टेंस ट्रेवल निकालो कितनी होगी, है ना। तो वो भी हम धीरे धीरे सारी बातें करेंगे, ठीक। तो एक्सेलरेशन के बाद आपको ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन है ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। यस और नो? अगर आ गया स्टूडेंट तो अब चलते हैं अपने दूसरे टाइप के ग्राफ में, दैट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है बच्चे लोग, बहुत ध्यान से देखिएगा और देखिए मैं अभी बनाऊंगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारे पास 3 तरह के ग्राफ होते हैं और इवन 4 तरह के, ठीक है। अब डिस्टेंस का एक वाइस वर्सा होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। क्या होता है भाई, पहला टाइप का ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस नाम याद आ रहा है, देखो क्लास 10th का टॉपिक है। तो एक्स एक्सिस ये है हमारे पास, वाई एक्सिस ये है वेलोसिटी, और ये ऑलवेज एक्स एक्सिस को टाइम लेते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ग्राफ बनता है वो एक्स एक्सिस के क्या होता है, पैरेलल होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पूछे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हमें ग्राफ बनाना है तो किस टाइप का मोशन शो कराता है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन होगा। नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको यही सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, ठीक है। तो पहली चीज समझ में आ गई, यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ओके। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है, लगातार कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। तो चलो देखो दूसरा टाइप का ग्राफ देखो भाई वेलोसिटी में, कि ये है मान लो हमारे पास एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, दैट इज टी एंड दैट इज वी, ओके। तो यूनिफॉर्मली अगर एक्सेलरेटेड हो रहा है तो सीधा ग्राफ बनेगा वेलोसिटी और टाइम का, क्योंकि अभी हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ऐसा ग्राफ बना के आए तो आपको याद होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ बनेगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? अगर बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्मली जब कोई एक्सेलरेट करेगा तो कैसा करेगा, सीधी सी बात है वो जिगजैग करेगा, कभी हो सकता है ऐसे जाए फिर ऐसे जाए फिर ऐसे जाए, ठीक है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है ना। नॉन यूनिफॉर्म कभी एक्सेलरेट किया फिर डीएक्सेलरेट किया फिर एक्सेलरेट किया, इस तरह से। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ जिगजैग बनता है, ठीक। अब ग्राफ की बात कर लेते हैं कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में किसी ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी वो 0 नहीं है, फिर भी वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, तो कैसा ग्राफ बनेगा। तो उसके लिए अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं स्टूडेंट, आपको याद आ रहा होगा, क्या याद आ रहा होगा, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, समझते हुए चलिएगा। अभी हम पढ़ के आए कि सपोज दैट उसकी इनिशियल वेलोसिटी
जीरो नहीं है, मतलब यहां से वो एक्सेलरेट करना शुरू करता है। तो अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो बनेगा फॉर नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी के लिए तो कुछ इस तरह से बनेगा। अभी पीछे पढ़ के आए, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? ठीक है, तो आई होप आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन सारा समझ में आ गया होगा, क्या होता है कि नहीं होता। अब एक चीज और समझ लीजिए, जो एक्सेलरेशन होता है वो कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी कैसा हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन रहता है। स्टूडेंट क्लियर है? इतनी विषय बात की नहीं क्लियर है? अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब चलते हैं डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन या इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो भाई, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसके मैंने देखे हैं बहुत सारे बच्चों की डिमांड रहती है कि सर समझ में नहीं आता, क्या नहीं आता। देखो कैसे नहीं समझ में आता, मैं समझाता हूं आपको। हम लोग जब वेलोसिटी टाइम रिलेशन निकालते हैं तो ग्राफ कौन सा लेते हैं? हम लोग ग्राफ लेते हैं नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी वाला, ठीक है। तो सपोज दैट कि हमारे पास ये एक y एक्सिस है, ये एक x एक्सिस है। केवल ग्राफ समझिएगा, ग्राफ समझ में आ गया तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये है y और ये है x, ठीक है। चलो भाई ध्यान दो, अब ये जो हमने ले लिया इसको o, क्या ले लिया? o। अब कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी हमारा व्हीकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, मतलब वो कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी, भाई ये वेलोसिटी वाला ग्राफ है ना, ये वेलोसिटी वाला पार्ट है, ये वेलोसिटी वाला, और ये जो पार्ट है ये टाइम वाला पार्ट है, तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी। तो सपोज दैट मैं कहता हूं ये कुछ उसकी वेलोसिटी रही होगी, कुछ इस पॉइंट तक मैंने इसको ले लिया ई पॉइंट, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी रही होगी। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को कहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? u से, तो मैंने इसको ले लिया u, क्या ले लिया? u, ये इनिशियल वेलोसिटी है। अब वो क्या करता है? अब वो एक्सेलरेट करता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करता है, और कुछ वो e से m पोजीशन में पहुंच जाता है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। तो सपोज दैट वो कहां पहुंच जाता है? ये पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये उसकी फाइनल वेलोसिटी हुई ना, यहां से लगाकर यहां तक उसकी फाइनल वेलोसिटी हुई है, ओके। तो अगर इसमें चेंजमेंट ऑफ क्या देखें? वेलोसिटी देखें तो क्या होगा भाई? एक्चुअल दिख रहा है हमको चेंजमेंट ऑफ वेलोसिटी ये है, बट क्या ये एक्चुअल में है? नहीं, क्योंकि ये तो इनिशियल वेलोसिटी थी ना इतनी, पर अभी पढ़ के आया एक्सेलरेशन वाले में, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हुआ? ये हुआ, ये हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यहां से ये, ठीक है। तो मैंने यहां पर पॉइंट ले लिया n और यहां पर पॉइंट ले लिया d। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आई होप नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को नहीं होनी चाहिए ना। चलो ठीक है भाई, ये कैसा है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन है, ध्यान दीजिएगा। अब मान लो O से D तक ये T है, तो देखो ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये भी T होगा, यस और नो। अगर ये U है तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी? U होगी। स्टूडेंट समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है बेटा। तो अब हमें क्या करना है? अब हमको क्या पता है? अब हमें पता है, देखो EO इज इक्वल टू DN इज इक्वल टू U, ये पता है। एक चीज और क्या पता है हमें? OD इज इक्वल टू EN इज इक्वल टू T, ये भी पता है, ओके पता है ना। अब देखो O और इसका मैं क्या नाम दे दूं? इसको मैं नाम दे देता हूं, चलो P, OP कहते हैं ना, ये OP सर। तो OP इज इक्वल टू V, क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी है, तो ये OD लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा OD, और OP इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? V दिया हुआ है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। तो अगर OP इज इक्वल टू V, तो दैट इज आल्सो इक्वल टू DM, DM के बराबर होगी भाई साहब, ध्यान दीजिएगा, साधारण नहीं लीजिएगा। इतनी चीजें गिवन है हमारे पास, गिवन है। अब ये बताओ मैं DM को क्या लिख सकता हूं? बताओ भाई, मैं DM को क्या लिख सकता हूं? कोई बताएगा मुझे? कोई भी बताओ। मैं लिख सकता हूं DM को, DM इज इक्वल टू NM प्लस DN, NM प्लस DN, ये दोनों मिलकर ही तो DM बनी हुई है ना बेटा। चलो ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं, क्योंकि वेलोसिटी टाइम रिलेशन है तो हमें कहीं ना कहीं वेलोसिटी चाहिए, तो दैट्स व्हाई हम लोगों ने DM लिया है, क्योंकि ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी है V, ये कंप्लीट वेलोसिटी है तो हमने ले लिया V, ठीक है, इज इक्वल टू। अब NM की वैल्यू क्या है? हमें नहीं पता, NM की वैल्यू नहीं पता, लेकिन DN की वैल्यू क्या है? DN की वैल्यू है हमारे पास U, DN की वैल्यू है U, तो हमने यहां पर क्या प्लेस कर दिया U। अब बात करती है NM की, तो देखो भाई अब हमें NM की वैल्यू निकालनी है, तो कहां से निकलेगी? कुछ रास्ता है? यस, एक रास्ता है, यहां से इसने एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया,
तो अगर मैं ये एक्सेलरेशन निकाल लूं तो कुछ इससे रिलेटेड मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? चलो ठीक है, तो देखो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंजमेंट ऑफ वेलोसिटी कितना हुआ? n से m तक चेंजमेंट हुआ। भाई ये इनिशियल वेलोसिटी इसमें तो था ही, फिर यहां से एक्सेलरेट करना शुरू किया तो ये चेंज हो गई, इतनी चेंज हो गई वेलोसिटी, कितनी? nm। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब nm अपॉन टाइम टेकन। तो टाइम टेकन देखो क्या है, इस वेलोसिटी के हिसाब से ये टाइम टेकन है, ये टाइम टेकन। तो टाइम टेकन कितना है? en। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बेटा। कोई दिक्कत, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बता दीजिएगा। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, इससे सिंपल कहीं नहीं मिलेगा। देखो तो अब मैं इसको लिख सकता हूं, en को लिख सकता हूं t। तो मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल टू nm अपॉन में t। क्यों? क्योंकि हमें nm की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, इसलिए हम इतना घुमा फिरा के लिख रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब t देखो जब ट्रांसपोज हो जाएगा तो nm की वैल्यू कितनी आ गई? तो यहां से nm की वैल्यू आ गई 80। यस और नो? आ गई? nm की वैल्यू कितनी आ गई? 80। नहीं दिख रहा है? तो देखो यहां पर देख लो भाई, यहां से nm की वैल्यू आ गई, nm इज इक्वल टू 80। nm इज इक्वल टू 80। ठीक है, ठीक। अब हमें मिल गया यहां से nm की वैल्यू मिल गई। अब वैल्यू रखो तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? nm की वैल्यू 80 हो गया और ये क्या हो गया? u। तो इसको अरेंज करके लिखोगे तो v इज इक्वल टू u प्लस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करा रहा हूं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी कराऊंगा, लेकिन पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखना है, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। बताओ कितना आसान था? था आसान कि नहीं था? बताओ, था आसान? तो चलो भाई ये तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। अब जब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सीखेंगे तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि किसी भी ग्राफ में हम लोग कैसे किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करते हैं। ठीक है, और इसी से ही हम ग्राफिकल जितने न्यूमेरिकल होंगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चे लोग, तो मिस मत करिएगा इसको। चलिए भाई देखते हैं क्या होता है। इसको इरेज कर रहा हूं मैं। अब फिर से मैं ग्राफ बनाऊंगा ताकि आपको बनाने की आदत पड़ जाए, सीख जाए तुरंत। ठीक है, एक बार ग्राफ थोड़ा कम समझ में आता है, पहली बार में कम समझ में आता है, इस वजह से मैं दोबारा बनाऊंगा, दोबारा से सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। जब 3 बार बताऊंगा तो आपको अपने आप रट जाएंगी चीजें। जरा ध्यान दो, समझना है, रटना नहीं है, ध्यान देना। ओके, अब भाई देखो ग्राफ बनाओ। तो ये हमारे पास क्या है? y एक्सिस, ये हमारे पास x एक्सिस, ये है y और ये है x, राइट। अब ये ग्राफ हमें क्या बनाना है? ग्राफ हमें ऑलरेडी बनाना है इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी वाले। तो नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब ये कुछ इनिशियल वेलोसिटी से चला, कुछ इनिशियल वेलोसिटी से चला, क्या चला? कुछ ये डिस्टेंस चला, जो कि क्या होगी? ये u डिस्टेंस चला। अब यहां से उसने एक्सेलरेशन शुरू कर दिया, यहां से उसने क्या शुरू कर दिया? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया। तो एक्सेलरेट कर दिया तो मान लो कुछ एक फाइनल वेलोसिटी पहुंच गया, दैट इज e। ये e फाइनल वेलोसिटी पहुंच गया, ये मान लेता हूं। ये मैं नाम देता हूं a, इसको नाम दे देता हूं b, इसको नाम दे देता हूं c। ठीक है, तो देखा जाए तो कितना टोटल वेलोसिटी ट्रेवल किया उसने? टोटल वेलोसिटी ट्रेवल करी c से इस पोजीशन तक, इसको मैंने नाम दे दिया d। ये टोटल वेलोसिटी उसने ट्रेवल करी, है ना, मतलब ये उसने टोटल वेलोसिटी ट्रेवल करी। डन, कोई दिक्कत? बट इनिशियल वेलोसिटी तो ऑलरेडी वो कवर कर चुका था, इतनी कवर कर चुका था, मैंने इसको नाम दे दिया m, नाम दे दिया। पहले dm था, अब cm हो गया। चलो देखो, अब जब मैंने नाम दे दिया तब जरा देखो, ये u था तो ये भी u रहा होगा भाई, तो ये तो पैरेलल हो जाएंगे ना, रेक्टेंगल है। और अगर ये टाइम लग रहा है उसको AD, तो ये भी टाइम लगेगा, दैट इज MB। लगेगा नहीं लगेगा? चलो भाई देखते हैं। अब सेकंड जो इक्वेशन होता है हमारा, सेकंड इक्वेशन वो पोजीशन टाइम रिलेशन होता है। कौन सा होता है? पोजीशन टाइम रिलेशन होता है। पोजीशन का मतलब क्या? कि किस पोजीशन में ऑब्जेक्ट पहुंच गया। यहां से चलता तो यहां पहुंच जाता, तो ये पोजीशन चेंजमेंट होता, लेकिन यहां से पहले वो कुछ इनिशियल वेलोसिटी में चला, फिर वो इस पोजीशन में पहुंच गया, तो अब पोजीशन क्या होगी? मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब s की वैल्यू अब हमें फाइंड करनी है, राइट। तो चलो भाई, तो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए जरा एक चीज यहां समझ लो। मान लो एक ग्राफ है हमारे पास, कोई एक ऑब्जेक्ट यहां से चलता है, ठीक है, और यहां चलता है, फिर यहां चलता है। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो हम क्या करते हैं? जो एरिया कवर्ड इसने किया है, ये जो एरिया कवर किया है उसका एरिया निकाल लेते हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल आ जाता है। तो देखो एक ट्रेपीजियम बन रहा है, अगर देखा जाए तो
ट्रेपेजियम का अगर एरिया निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी दूरी पर वो ऑब्जेक्ट है, कहां पर स्टेबल है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो भाई एक और मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम रिलेशन है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन है, ग्राफ है, और ये ऑब्जेक्ट एक कैसा चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है। वो A से B तक के बीच में डिस्टेंस निकालना है अपने को, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ग्राफ बना लेते हैं। अब देखो ये कैसा बन रहा है, ये स्क्वायर बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालने को समझ में आया कि जो ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर करता है, जितना एरिया कवर करता है, वो उसकी डिस्टेंस ट्रेवल होगी। तो इसमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, तो देखो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, देखो एक फिगर ये बन रहा है, एक फिगर ये बन रहा है रेक्टेंगल का, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, और एक फिगर देखो ये बन रहा है ट्राइंगल का, नहीं बन रहा, ये देखो फिगर बन रहा है, चौक गिर गई, ये फिगर बन रहा है, राइट, ये फिगर बना। तो अब एरिया में निकालना है, तो एरिया निकालना है तो पहले इस रेक्टेंगल का निकालना पड़ेगा, फिर ट्राइंगल का निकालना पड़ेगा, ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा ना। चलो और देखते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, पहले देखो गिवन क्या क्या है, पहले देख लो। यहां लिखना है गिवन में AB इज इक्वल टू DM इज इक्वल टू U, कोई दिक्कत? फिर क्या गिवन है, फिर गिवन है AD इज इक्वल टू कितना, BM या MB इज इक्वल टू कितना, T, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो CM की वैल्यू हम ऑलरेडी पिछले उसमें निकाल चुके हैं इक्वेशन में, दैट इज 80। ये इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, 80। कहां से निकल के आती है मैं फिर बता देता हूं। CM की हमें वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है भाई, इतना फिगर देखेंगे अगर CM की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, तो एक्सेलरेशन के रिलेशन से हम इसको निकाल सकते हैं। तो दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है, m2c, यही तो चेंज इन वेलोसिटी है। पहले वो इस वेलोसिटी में ऑलरेडी चल रहा था, इनिशियल वेलोसिटी में। अब देखो यहां से उसने एक्सेलरेट करना शुरू किया, तो यहां से इतना ही तो चेंजमेंट हुआ, इतने में तो पहले से चल रहा था। अब यहां से एक्सेलरेट करना शुरू हुआ, तो चेंज कितना हुआ, m2c तक चेंजमेंट हुआ। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब की हो गया cm अपॉन में टाइम टेकन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन कितना, mb, ये mb हो गया। अब देखो cm और mb की वैल्यू है t, तो cm की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आ गई, 80 निकल के आ गई स्टूडेंट। ये मैंने अभी पिछले वाले इक्वेशन में, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको बताया है, बट मैंने फिर से निकाल के बता दिया ताकि आपको याद रहे कहां से आया, उसमें नीचे दिख भी नहीं रहा था। अब भाई चलो ध्यान देते हैं इसमें करना क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है अपने। क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो हम लोग चलो निकालो, डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू, डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल, क्या नाम है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, ABDM, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम है ट्राइंगल का, MBC, कोई दिक्कत? ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, डिस्टेंस ट्रेवल को S से कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना। तो लेंथ कितनी है, AD लेंथ है, और ब्रेड्थ है कितनी, AB। देखो भाई, तो AD इंटू AB, कोई दिक्कत, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, प्लस अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस। तो बेस की वैल्यू कितनी, MB इंटू हाइट, और हाइट कितना है, CM, ये तो हुआ हाफ बेस इंटू हाइट, कोई दिक्कत? चलो अब उठा के वैल्यू रखो, सब कुछ तो दिया हुआ है। S इज इक्वल टू AD की वैल्यू कुछ दिया हुआ है क्या, AD की वैल्यू T, AB की वैल्यू कितनी है, U, प्लस कितना सिंपल हो गया देखो, 1/2 MB की वैल्यू कितनी है, MB ये है T, इंटू CM की वैल्यू कितनी है, ये निकल के आई थी, CM की वैल्यू 80। ठीक, अब इसको अरेंज करो तो क्या हो जाए, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ मतलब 1/2 AT स्क्वायर, TT इंटू T स्क्वायर हो जाएगा ना, AT स्क्वायर। और इसी को हम लोग बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो इस वीडियो को फिर लाइक कर दीजिएगा, और अगर पसंद आ रही हो तो शेयर कर दीजिएगा, नहीं आ रही हो तो भाई डिसलाइक कर दीजिएगा। चलो आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास, दैट इज थर्ड
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अभी हमारे पास क्या था, पोजीशन टाइम रिलेशन, अब पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन निकालना है। ठीक है, चलो देखो भाई, इरेज कर रहा हूं मैं, फिर से सारा चीजें करके दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको तैयार हो जाए। तैयार करके छोड़ूंगा आज मैं आपको, ध्यान रखिएगा। आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कभी रुकेंगे नहीं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। चलो देखो, फिर से देखो, अब हमें वेलोसिटी टाइम रिलेशन निकालना है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है मतलब कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, ये इनिशियल वेलोसिटी यू रही होगी सपोज है। अब यहां से वह एक्सेलरेट करना शुरू करता है। ठीक, तो जो नेट वेलोसिटी थी वो कितनी थी, वो थी नेट वेलोसिटी, मतलब नेट वेलोसिटी अगर देखी जाए तो ये है नेट वेलोसिटी इनकी, है ना। ठीक है, बट एक्चुअल में चेंजमेंट ऑफ वेलोसिटी कहां से हुआ, जहां से वह एक्सेलरेट करना शुरू करेगा वहां से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा, क्योंकि ये तो पहले से था ना। अब यहां से उसने स्पीड बढ़ाई तो वेलोसिटी चेंज हो गई। आई बात समझ में कि नहीं है। चलो नाम रखो ए बी सी डी ई एफ, रख दिया नाम। ठीक, अब जरा ध्यान दो, अब हमें डिस्टेंस टाइम रिलेशन निकालना था, तो एरिया हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, यस और नो। अब इसमें हमें पोजीशन और वेलोसिटी टाइम निकालना है, तो मतलब हमें डिस्टेंस भी चाहिए और वेलोसिटी भी चाहिए, डिस्टेंस भी चाहिए और वेलोसिटी भी चाहिए। तो हमें डिस्टेंस निकालने के लिए केवल एरिया चाहिए था, वेलोसिटी के लिए क्या करें, तो हमें वेलोसिटी के लिए पूरा फिगर लेना पड़ेगा। क्यों, तभी तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ पाएगी। ये वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी। अगर हम पूरा फिगर नहीं लेंगे तो अलग अलग वेलोसिटीज आएंगी। ओके, तो जिसमें हमें कंप्लीट वेलोसिटी लेनी है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन ही है नाम इसका, या इसको बोलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो पूरा फिगर लेना पड़ेगा। तो थोड़ा सा स्टूडेंट जरा गौर करिएगा इसमें। क्या गौर करेंगे भाई, इसमें गौर करिए कि अब ये पूरा फिगर आपको कैसा दिख रहा है। तो आपको दिख रहा होगा ट्रेपीजियम जैसा, देखो ना, अगर मैं इसको घुमा दूं तो ये ट्रेपीजियम ही तो बन रहा है। देखो पूरा फिगर एक नजर से देखो, है ना, तो ये ट्रेपीजियम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना बेटा। चलो तो चलो पहले गिवन क्या क्या है पहले ये देख लो। तो गिवन है हमारे पास, देखो ये ए से एफ टी है, ये बी से ई टी है, ये यू होगा, ये यू होगा, और ये भी होगा, ये भी होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलो गिवन देखो भाई, गिवन सबसे लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है। ए एफ इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू टी। अब ए बी इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू। कोई दिक्कत। अब ए सी इज इक्वल टू एफ डी इज इक्वल टू वी। ए सी इज इक्वल टू एफ डी इज इक्वल टू वी। ओके, चलो ठीक है। अब हमें पोजीशन टाइम रिलेशन निकालना है, तो कहां शुरू करोगे, आपको शुरू करना पड़ेगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। कहां से ट्रेवल करना शुरू करना पड़ेगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस वेलोसिटी निकालना है ना, तो सॉरी पोजीशन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर ए बी डी एफ। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्या नाम है ट्रेपीजियम का, उल्टा सीधा तो नाम ले रहे हैं एक, तो ए बी डी एफ। ठीक है, चलो तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, कोई बताएगा मुझे कोई कि क्या होता है ट्रेपीजियम का एरिया। तो इसका एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये होता है। तो डिस्टेंस को एस से ले लिया, तो एस इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो इसकी पैरेलल साइड क्या है, इसकी पैरेलल साइड है हमारे लिए डी एफ और बी ए। ये हो गया हमारे पास डी एफ इंटू बी ए, सम करना है ना, बी ए। कोई दिक्कत। इंटू हाइट, और हाइट कितनी है हमारे पास, ए एफ। क्या है हाइट, ए एफ। तो एस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ, और देखो डी एफ की वैल्यू कितनी है, डी एफ कितना है भाई, डी एफ है वी, और बी ए कितना है, बी ए है यू, और इंटू ए एफ की वैल्यू है टी। अब ये है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो हमें टाइम का तो चाहिए नहीं कुछ, तो टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा। कहां से एलिमिनेट करोगे, टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस और नो।
अब अगर मैं यहाँ पर टाइम की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन में a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, t की वैल्यू। चलो तो हम ये वैल्यू जो हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर दिस, इसमें जैसे पुट करोगे। अब ये सबसे इजी तरीका है बेटा फाइंड आउट करने का। क्यों? क्योंकि अगर इतना आपने कर लिया तो ये समझ लीजिए ग्राफिकल तो हो ही गया और साथ साथ आपने मैथमेटिकल भी सीख लिया, क्योंकि मैथमेटिकल यहां से और ग्राफिकल यहां से सेम है कैलकुलेशन, ठीक है। अलग अलग करोगे तो फिर आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, एक साथ सीख लो तो अभी हम आगे सॉल्व कराएंगे तो आप क्लियर हो जाएगी चीजें। देखो जरा, तो अब इसको मैं कहां पे लिख दूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो लिख दे रहा हूं यहाँ पर s इज इक्वल टू, ये दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा होगा, चलो थोड़ा आगे चलते हैं। मैं ग्राफ इरेज कर दूं, चलो इरेज कर दे रहा हूं। अब क्या हो गया, हमने निकाल लिया रिलेशन, इसके आगे से देख लीजिए हम लोगों ने रिलेशन क्या निकाल लिया, हम लोग निकाल लिया t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में a, निकाल लिया। अब इसकी वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 1/2 v माइनस यू इंटू टी की वैल्यू क्या, v माइनस यू, सॉरी ये प्लस है, v माइनस यू अपॉन में a, ठीक है। रखो वैल्यू, भाई मल्टीप्लाई कराओ, तो मल्टीप्लाई आप लोग कराएंगे तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर a प्लस बी ए माइनस बी, याद आया? तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में कितना आ गया नीचे, 2a आ गया। अब इसको ट्रांसपोज कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इसे ही हम लोग कहते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन, या इसी को बोलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। तो तीन तरह की इक्वेशन होती हैं मोशन में। सबसे पहला तो हम लोगों ने सीखा वेलोसिटी टाइम रिलेशन, फिर पोजीशन टाइम रिलेशन, और थर्ड हम लोगों ने क्या सीखा, पोजीशन एंड वेलोसिटी रिलेशन, जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकेंड मोशन एग्जाम में आना ही आना है, बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से सीख लीजिएगा। अब आइए आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक आधे ग्राफ के क्वेश्चन करते हैं तो आपको ग्राफ की चीजें भी आपको समझ में आने लगेंगी, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक। चलो भाई, सपोज करो ये मैं रेस कर दे रहा हूं, समझ में आ गया? चलो भाई समझ में आ गया तो ठीक है। मान लो हमारे पास एक ये ग्राफ है, ये क्या है, ग्राफ है। एक ऑब्जेक्ट जो यहां से चलना शुरू करता है जीरो इनिशियल वेलोसिटी से, कुछ देर यूनिफॉर्मली चलता है और फिर रुक जाता है, रेस्ट में आ जाता है, ठीक। तो ये है मान लो 8 वेलोसिटी है, ये है 0, ये है हमारे पास 2, ये है 4 और ये है 6 एंड दैट इज t, ओके। अब अगर मैं पूछूंगा, अब मैं इसके नाम पहले दे देता हूं फिर पूछता हूं तो आपको क्लियर समझ में आएगा। ये है हमारे पास A पॉइंट, ये है B पॉइंट, ये है C पॉइंट, ये है D पॉइंट और ये है E पॉइंट। अब मैं अगर पूछूं कि ये AC किस टाइप का मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट, तो AC किस टाइप का मोशन है बताओ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। आई बात समझ में कि नहीं आई? अगर मैं बात करूं ये CD किस टाइप का मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि सर दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। याद करो वेलोसिटी टाइम में जो यूनिफॉर्म मोशन था वो ऐसे ही बनता था ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल। बात समझ में आ गई? अब मैं बताऊं कि भैया D से E ये कौन सा मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बताएंगे यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेशन मोशन, है ना। या ये बोल सकते हैं कि ये रिटार्डेशन शो कर रहा है फिगर। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मान लो मैं इसी क्वेश्चन पूछ लूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम C टू D, C से D में ट्रेवल करने पर इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी, तो फटाफट देखो C से D में कितना एरिया आ रहा है, ये एरिया आ रहा है, तो फटाफट निकालो। डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू कितना, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब मुझे स्क्वायर दिख रहा है, अगर आपको रेक्टेंगल दिख रहा है तो रेक्टेंगल लिख सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ये तो होता है। तो साइड कितनी है, देखो साइड है इतनी, 2 से 4 गया तो साइड कितनी है, 2 ही तो है ये भाई। अगर देखना है तो T2 माइनस T1 करते हैं तो यही तो साइड हो जाएगा, कितना, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, इसका मतलब हो गया 4 मीटर स्क्वायर। तो अब मीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमने तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, तो ये हो जाएगा 4 मीटर। अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम C टू D, तो ये हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर।
अब मान लो कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इनिशियल टू द एंड पॉइंट, मतलब जब से चला और जहां तक रुका वहां तक का इसका डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल निकाल लो, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल निकाल लो, ऐड कर दो। नहीं आ रहा है तो पूरा फिगर उठाओ, एक साथ अरेंज कर दो, ट्रेपीजियम बन रहा है, देखो ट्रेपीजियम बन रहा है कि नहीं बन रहा, एक साथ निकाल लो, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलो अब जो हमारे चैप्टर का अगला टॉपिक है वो है हमारे पास कौन सा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलो बात कर लेते हैं। अगर आपको मैथमेटिकली डेरिवेशन सीखना है तो आप हमारे चैनल में मोशन चैप्टर की सीरीज देख लीजिएगा, उसमें मैंने मैथमेटिकली ग्राफिकली सारे चीजें कराई हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराए हैं, बहुत सारे ग्राफिकल क्वेश्चन कराए हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराए हैं, फाउंडेशनल क्वेश्चन कराए हैं, बहुत कुछ कराया मैंने आपके लिए, राइट। आज का जो सेशन है, ये जो सेशन है वो हम लोग स्पेशली वन शॉट दे रहे हैं कि आप अगर ये वीडियो पढ़ के जाते हैं तो एग्जाम में इसके बाहर कहीं कुछ नहीं आएगा, चाहे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड दे दे, चाहे एमसीक्यूज दे दे, चाहे असर्शन रीजन दे दे, चाहे केस बेस्ड दे दे। और स्पेशली हम लोग बहुत जल्दी केस बेस्ड और असर्शन रीजन का सेशन भी लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, इसी चैप्टर पे। चलो आगे चलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। क्लास 9th के बच्चे अगर वो देखेंगे हमारा वीडियो जो कि पड़ा हुआ है मोशन सीरीज, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लेलिस्ट बनी हुई है मोशन की, तो उसमें आप पाएंगे हमने एनसीईआरटी सोल्यूशन भी कराया है। आपको क्या कराया है, एनसीईआरटी सोल्यूशन भी कराया है। चलो देखो भाई, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के देख लो क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर का मोशन मैं ये बोल सकता हूं मोशन अलोंग द सर्कुलर पाथ। तो यहां पर सर्कुलर वर्ड का मतलब क्या हुआ, यहां पर सर्कुलर वर्ड का मतलब सिर्फ सर्कल से नहीं है, ठीक है। किसी एक पॉइंट के चारों तरफ, किसी एक पोजीशन के चारों तरफ मोशन भी सर्कुलर मोशन में आ गया। आई बात समझ में। तो अगर मैं कोई भी मोशन करता हूं सर्कुलर पाथ में, मतलब किसी भी एक एरिया के चारों तरफ, चाहे वो रेक्टेंगुलर शेप में करूं, चाहे स्क्वायर फील्ड में करूं, चाहे मैं किसी भी पेंटागन में करूं, चाहे हेक्सागन में करूं, ये क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्योंकि देखो इसके चारों तरफ घूम रहा है। आई बात समझ में। अब बताओ अच्छा ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नहीं है, यस है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर का मोशन का मतलब ये हो गया, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ फिक्स पॉइंट। सर्कुलर पाथ का मतलब सिर्फ सर्कल नहीं, किसी भी पाथ में किसी एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ अगर मोशन कर रहा है तो क्या होगा, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। अब चलो एक एग्जांपल लेके बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए भाई, मान लो ये हमारे पास सर्कुलर पाथ है, ठीक। अब मैं इसमें ए पॉइंट से चलना शुरू करता हूं, तो पहले मैं इधर चलूंगा, फिर मैं इधर चलूंगा, फिर मैं इधर चलूंगा, राइट, फिर मैं इधर चलूंगा, कुछ इस तरह से मैं घूमूंगा इस सर्कुलर पाथ के चारों तरफ, है ना। तो देखो बार बार मेरी डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्या, यस हो रही है, ओके। तो मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या रहता है, वेलोसिटी रहती है, क्या रहती है, वेलोसिटी रहती है। अब इसको यूनिफॉर्म क्यों बोला जाता है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी सर्कुलर पाथ में, मतलब किसी एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ यूनिफॉर्म स्पीड में चलता है, ठीक है। यूनिफॉर्म, अब स्पीड तो है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। आई बात समझ में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंजमेंट रहती है। इधर ध्यान दो, अगर मान लो कोई एथलीट एक सर्कुलर ट्रैक में चक्कर लगा रहा है, दौड़ रहा है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यस। अगर पूछेगा डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा दैट इज, मान लो कोई पूछता है स्पीड कितनी होगी, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस उसका क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ये हो जाएगा 2πr/t। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो गया उसकी स्पीड। डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड दिया है, टाइम दिया है, मल्टीप्लाई, तो डिस्टेंस आ जाएगा या सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। कभी कभी रेडियस निकालने के लिए आ जाता है, स्पीड टाइम दिया होगा, बोले कोई एथलीट एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, उसमें स्पीड इतनी थी, टाइम इतनी थी, उस सर्कल का रेडियस बताओ या उस पाथ का रेडियस बताओ, तो आप क्या करोगे, सीधे स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस निकल के आएगा, 2πr लगाना है, r की वैल्यू निकाल लेनी है आपको। बताओ कितना सिंपल है ना, सिंपल। अब मान लो स्क्वायर फील्ड में चल रहा है, क्या कर रहा है, स्क्वायर फील्ड में चल रहा है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पेरीमीटर, तुरंत पेरीमीटर निकालिए। अगर सर्कुलर फॉर्म में नहीं है, कोई दूसरे फॉर्म में आ रहे हैं न्यूमेरिकल्स, तुरंत पेरीमीटर निकालो, वो डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। आई बात समझ में। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम इस तरह के कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। आई होप आपको थोड़ा सा याद होगा, याद है ना, ठीक है।
अब यहां से आपका जो चैप्टर है दैट इज मोशन, वो हमारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और इसके जो न्यूमेरिकल्स पोजीशन है वो हम लोग लाइए एक दो कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा समझ में भी आ जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फिगर बना हुआ है, चाइल्ड स्टार्टिंग हिज जर्नी फ्रॉम पॉइंट ओ रीचेज टू ए फर्स्ट। कहता है एक जो बच्चा है वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है चलना एक सर्कुलर पाथ में। ठीक, ये सर्कुलर पाथ है। अब वो जर्नी स्टार्ट करता है, यहां से जर्नी स्टार्ट करता है और क्या करता है भाई, ओ पॉइंट से जर्नी शुरू करता है, जो मिडिल पार्ट है उसका, वहां से जर्नी स्टार्ट करता है और ए में पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है, ए में पहुंच जाता है। फिर कहता है देन ट्रेवल 1/4 ऑफ द सर्कल अलोंग ए बी, और फिर क्या कहता है वो ए से बी, अब हो सकता है इधर हो ए से बी, तो चलो इधर बना लेते हैं, हो सकता है इधर हो तो इधर बना लेते हैं, कहीं बना लो। तो ए से बी 1/4 मतलब 1/4 चलता है, ध्यान दीजिएगा इस सर्कल का 1/4 चलता है ए से बी, और फिर बी से वो कहां पहुंच जाता है, फिर वो ओ पॉइंट में पहुंच जाता है। फिर कहां चला जाता है, ओ पॉइंट में चला जाता है। अगर इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस है हमारे पास r, तो बताओ भाई टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉय कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई कि यहां से यहां चला, यहां से यहां चला, यहां से यहां पहुंच गया, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो इसका 0 हो गया, क्योंकि अपनी जहां से स्टार्टिंग पोजीशन है वहां पहुंच गया। ठीक, अब बात करें डिस्टेंस ट्रेवल की, तो डिस्टेंस ट्रेवल आप क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल क्या करते हैं बच्चे मोस्टली इस क्वेश्चन में, मोस्टली करते हैं सर 2πr/4, ये उसका डिस्टेंस है, पूरा सरकमफ्रेंस का हाफ, ये तो डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। लेकिन क्या स्टूडेंट सही है, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल उसकी कितनी है, उसने ओ से शुरू किया था ना, तो ये डिस्टेंस पहले ट्रेवल करी r, फिर उसने ये r के ट्रेवल किया, फिर उसने ये भी r ट्रेवल करी, ये पूरी डिस्टेंस ट्रेवल करी। और बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, ये गलती कर बैठते हैं इस क्वेश्चन में। तो ध्यान दीजिए, तो डिस्टेंस ट्रेवल अगर निकालना है तो पहले वो r चला, फिर वो आर्क चला, ये ए बी चला आर्क, तो ये क्या होगा, ये 1/4 और 2πr, ये पूरे सरकमफ्रेंस का 1/4 चला आर्क में, ओके, सरकमफ्रेंस का 1/4 और प्लस फिर ये r चला। ये तो हुआ बेटा कि नहीं हुआ, ये है डिस्टेंस ट्रेवल, ये लॉजिक की बात है। तो ये कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा प्लस 1/4 इंटू 2πr। कोई दिक्कत बेटा कि नहीं दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहां पर देखो मैंने क्या निकाल लिया, पाई कॉमन निकाल लिया। क्या निकाल लिया, हाँ यहाँ पर 2 बचेगा बेटा, यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो क्या हो गया, ये हो जाएगा, ये 2r है, हाँ 2r, r है बेटा ध्यान दीजिएगा, 2r प्लस ये क्या बचा 1/2πr। अब बताओ बेटा कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अब r कॉमन निकालो, आंसर आ जाएगा। r को क्या कर लिया हम लोगों ने, कॉमन निकाल लिया, और ये कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस 1/2π आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सॉल्व करो इसको, तो जब सॉल्व कर लोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 22/7 इंटू r। कुछ ये आंसर आ रहा है, चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो गई हो जल्दी जल्दी में, बट आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो भाई क्लियर है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपकी डिमांड में 1 शॉट वीडियो हम लोग मोशन चैप्टर का लेकर आए हैं। पेपर के पहले इसको देख के जाना और 80 में 80 करके आना। कैसा था राइमिंग, चलो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय टाटा, टेक केयर। फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू बच्चे लोग।